तख्ता पलट, ये शब्द आपने राजशाही से लेकर लोकशाही तक खूब सुना होगा। और अगर इसको सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जहां पर ताकत के दम पर एक व्यवस्था को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया जाए, वो दरअसल तख्ता पलट जैसा ही होगा। लेकिन तख्ता पलट के पीछे कई कारण भी होते हैं, इसलिए इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल ताजा मामला दक्षिण एशियाई देश म्यांमार का है और आज की इस रोचक जानकारी में बात म्यांमार की तो करेंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि तख्ता पलट के आखिर कारण क्या रहते हैं और दुनिया भर में कहां पर पहले तख्ता पलट देखने को मिल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात, मेरे यानी कि आशीष चौबे के साथ में। म्यांमार दरअसल वो देश जिसने 10 साल पहले लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई, लेकिन देश में एक बार फिर से सैन्य शासन लौट आया है। अब म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता कही जाने वाली आंग सान सू की और राष्ट्रपति यू विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, सत्ता अपने हाथों में ले ली है। अब इन गिरफ्तारियों के बाद में वहां के टीवी चैनल मायावाड़ी से यह ऐलान कर दिया गया, दरअसल ये वो चैनल जो सैन्य चैनल कहा जाता है, उससे ऐलान किया गया कि देश में अगले 1 साल तक आपातकाल रहने वाला है। अब देखिए कि राजधानी नेपिता और वहां का एक मुख्य शहर है यंगून, जिसमें सैनिक मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियां लगातार गश्त करती हुई वहां पर नजर आ जाती हैं। तमाम ऐसे शहर हैं इस देश के जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो सेवा है उसे बंद कर दिया गया है। यहां तक कि देश की सत्ता कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के हाथ में रहने वाली है और साथ ही साथ जो उपराष्ट्रपति माइंटस्वे थे उन्हें यहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें दरअसल सेना का प्रमुख बना दिया गया, ऐसा दर्जा भी उन्हें दे दिया गया है। और इसके पीछे सेना का दरअसल यह तर्क है कि यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि देश की स्थिरता खतरे में थी। हर तरह के संचार साधन यहां पर बंद हो चुके हैं। यहां तक कि म्यांमार के सरकारी टीवी चैनल MRTV ने तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हुए अपना प्रसारण बंद कर दिया है। स्थानीय जो स्टेशंस थे वो ऑफ एयर हो चुके हैं। अब म्यांमार बैंकिंग एसोसिएशन के मुताबिक बैंक ने कुछ समय के लिए सभी तरीके की आर्थिक सेवाओं या गतिविधियों को रोक दिया है। सेना का दरअसल यह कहना है कि देश में 1 साल का आपातकाल खत्म होने के बाद एक बार फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। इस दौरान चुनाव आयोग में कुछ सुधार भी किए जाएंगे। साथ ही पिछले साल नवंबर में होने वाले जो चुनाव थे उनकी समीक्षा भी की जाएगी, क्योंकि सेना का यह मानना है कि 8 नवंबर 2020 को जो चुनाव हुए उसमें बड़े पैमाने पर मतदान के दौरान धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 83% सीटें जीती थी। अब सेना और सरकार के बीच में अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो तभी से एक तनाव चला आ रहा था, जिसका असर जो तख्ता पलट हुआ है उसके तौर पर अब देखने को मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बीच आंग सान सू की आप गिरफ्तारी को देखते हैं तो इसको भी समझना पड़ेगा कि इसे कैसे देखें। दरअसल म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए आंग सान सू की जो हैं उनको सबसे अहम माना जाता है। म्यांमार में 2011 तक अगर देखें तो सेना का शासन रहा। 20 साल का संघर्ष आंग सान सू की का, जिसमें 14 साल उन्होंने कैद में बिताए। म्यांमार की सैन्य सरकार ने उन्हें कई वर्ष तक तो उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। अब 13 नवंबर 2010 को दरअसल आंग सान सू की को रिहा तो किया गया था, लेकिन इसे म्यांमार की आप एक विडंबना कहेंगे कि लोकतंत्र आने के बाद भी संसद में सेना के प्रतिनिधियों के लिए एक कोटा तय कर दिया गया और संविधान में एक ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि सू की कभी भी देश की राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती। कुल मिलाकर म्यांमार में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भारत या फिर भारत समेत कई ऐसे विश्व के देश हैं जिन्होंने चिंता जाहिर की है। लेकिन इस बीच सवाल एक और भी है कि इतने सालों के बाद जिस म्यांमार में लोकतंत्र स्थापित हुआ वहां फिर से वही हालात क्यों बन गए? क्या इसके पीछे किसी का उकसावा है या कुछ और कारण? लेकिन दरअसल चीन की एक भूमिका तख्ता पलट में संदेह के घेरे में आ चुकी है। म्यांमार तख्ता पलट में दरअसल चीन का सुर दुनिया से अलग है। जहां म्यांमार में यूएन और अमेरिका समेत तमाम लोकतांत्रिक देशों ने लोकतंत्र बहाली की बात की है, म्यांमार सेना की निंदा की है, इधर चीन है कि म्यांमार के संविधान का हवाला देते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेता है। यानी कि चीन, आप कह सकते हैं कि उन तमाम गतिविधियों को गलत नहीं मानता जो सैन्य स्तर पर म्यांमार में देखने को मिल रही हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि चीन लोकतांत्रिक मूल्यों में शायद विश्वास नहीं रखता है। दरअसल म्यांमार में लंबे समय तक सेना का नियंत्रण रहा है। 2015 में म्यांमार में चुनाव हुए,
आंग सान सू की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उससे भारी बहुमत मिला, भारी जीत मिली। म्यांमार में सैन्य शासन के बाद में एक चुनी हुई सरकार यहां पर सत्ता में आई। लेकिन आप इस बात को विडंबना के तौर पर ही कह सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार को भी सेना की तरफ से बनाए गए संविधान के तहत ही शासन करना था। इधर भारत का कहना है कि म्यांमार के हर हालात पर उसकी निगाह है। दरअसल जितनी भी गतिविधि हो रही है वो कभी भी लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर सकती, यह भी भारत का कहना है। अब भारत म्यांमार में हुए तख्ता पलट पर निगाह इसलिए भी रखता है क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच में अगर आप देखेंगे तो करीब 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है और दोनों देशों के बीच में अच्छे पड़ोसी के तौर पर रिश्ते काफी पुराने हैं। लेकिन चीन दरअसल जहां पर आ जाता है वहां पर चीजें खराब हो जाती हैं, यह आपने देखा भी है। इसी तरीके से चीन इस सीमा से सटे हुए अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, जो सेवन सिस्टर या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश कहे जाते हैं, वहां पर अलगाववाद और घुसपैठ की कोशिशों में लगा रहता है। अब आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन भी क्या कुछ कहती है, या जिस तरीके से हमने देखा है कि यूएन की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। यहां पर यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के मुताबिक म्यांमार के विद्रोहियों को चीन हथियार सौंपकर भारत के खिलाफ उकसा रहा है, जबकि भारत वहां पर देखिए कि लोकतंत्र का समर्थक रहा है। अब म्यांमार में चीन का दखल भारत को सीमाई सुरक्षा में एक तरीके से सेंध सा लगता है। इधर अमेरिका का कहना है कि म्यांमार सेना को शीर्ष नेताओं को तुरंत रिहा कर देना चाहिए, वरना अमेरिका कार्रवाई कर डालेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसीलिए शायद लगातार इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सू की समेत अन्य नेताओं को हिरासत में लेने की निंदा की है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी म्यांमार सेना की निंदा करते हुए एक ट्वीट कर डाला। अब आप देखिए कि जॉनसन ने अपने ट्वीट में लिखा कि लोगों के वोट का आदर किया जाना चाहिए, मतलब यह बात लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाती है। लेकिन म्यांमार में ऐसा हो नहीं रहा है। बांग्लादेश ने भी म्यांमार में शांति और स्थिरता बहाल करने की मांग की है। यह उम्मीद भी जताई है कि ताजा जो घटनाक्रम चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, उसमें रोहिंग्या के प्रत्यर्पण की इन दोनों देशों के बीच में जो प्रक्रिया है वो प्रभावित नहीं होगी। इधर सिंगापुर ने भी म्यांमार के घटनाक्रम की निंदा की है, लोकतंत्र बहाली की मांग की है। मानवाधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो उसकी रक्षा के लिए बनी इंटरनेशनल संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आंग सान सू की और अन्य नेताओं को तत्काल रिहा करने की मांग उठा दी है। यह एक तरीके का सिनेरियो इस वक्त तख्ता पलट से जुड़ा हुआ म्यांमार के भीतर दिखाई पड़ता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन देशों की जहां पर पहले तख्ता पलट हो चुके हैं। अफ्रीकी देश माली की बात करते हैं। 18 अगस्त 2020 को यहां पर यानी कि हाल ही में सैन्य विद्रोह हुआ। राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकार ने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब यहां संसद भंग का जैसे ही ऐलान किया गया, इसी ऐलान से महज कुछ घंटे पहले माली के विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया था, और यह भी एक तरीके का तख्ता पलट ही था। 16 जुलाई 2016 की बात करते हैं, जब तुर्की में सेना ने तख्ता पलट की कोशिश की, जिसमें करीब 250 लोग मारे गए थे। एयरपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण ऐसी जगह थी जहां पर विद्रोहियों ने या विद्रोही सेना ने कब्जा कर लिया था। यह दावा भी किया गया था कि उसने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ठीक ऐसे ही साल 2014 की अगर हम बात करते हैं तो थाईलैंड में लंबे वक्त से जारी राजनीतिक गतिरोध के बाद सेना ने मार्शल लॉ लगा दिया, संविधान निलंबित कर दिया। सभी तरीके की जो नागरिक शक्तियां थीं उसको अपने हाथ में सेना ने ले लिया था। उस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी यूएन, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे तमाम और भी देशों ने आलोचना की थी। इधर साल 1958 की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तानी संसद और वहां के प्रधानमंत्री रहे फिरोज खान नून की सरकार को भंग करके मार्शल लॉ लगा दिया था। इसके तहत अगर देखें तो बहुत तरीके की गतिविधि भी देखने को मिल रही थी। इसी के 13 दिन के बाद आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट करते हुए देश के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया था। अब पाकिस्तान में आप देखिए कि दूसरा तख्ता पलट भी देखने को मिला है। आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक की बात करते हैं, जब 4 जून 1977 को देश के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्होंने पद से हटा दिया। अब इस तख्ता पलट को ऑपरेशन फेयर प्ले के तौर पर भी दुनिया में जाना जाता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अदालत की अवमानना के एक मामले में जब दोषी ठहराए गए तत्कालीन पीएम गिलानी को संसद के लिए अयोग्य करार दिया गया, तब अदालत ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था कि वो गिलानी को औपचारिक तौर पर बर्खास्त करें। तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से नया पीएम नियुक्त करने के लिए कह दिया गया था।
यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया ने वहां के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस फरमान को जायज नहीं मानते हुए इसे न्यायिक तख्तापलट की एक संज्ञा दे डाली थी। तो यह पाकिस्तान का तख्तापलट को लेकर हाल, जहां पर तीन तीन तरीके से तीन बार कुछ इसी तरीके की परिस्थितियां वहां की आवाम ने देखी हैं। ठीक इसी तरीके से 1 सितंबर 1969 को सैन्य तख्तापलट के बाद तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी लीबिया का शासक बन गया। लेकिन गद्दाफी और उसकी तानाशाही के खिलाफ 2011 में ट्यूनीशिया से जो प्रदर्शन शुरू हुआ, वो 20 अक्टूबर 2011 को उसकी मौत के साथ में समाप्त हो गया। दरअसल विद्रोहियों के हाथों मुअम्मर गद्दाफी मारा गया था। अब दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक देश चिली की बात करें तो यहां पर 11 सितंबर 1973 में तख्तापलट देखने को मिला। राष्ट्रपति आयंदे की सरकार की उन्हीं की सेना ने तख्तापलट करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया। इस तख्तापलट की अगुवाई आपको बता दें कि जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने की थी। कुछ ऐसे भी देश रहे हैं जहां पर तख्तापलट हुआ तो नहीं, लेकिन उसकी सुगबुगाहट जरूर देखने को मिली है। नेपाल, सऊदी अरब, ऐसे कई देश रहे हैं जहां पर जो वहां पर बने हुए सियासी हालात थे उसे तख्तापलट के तौर पर देखा जा रहा था, या यूं कहें कि वो तख्तापलट की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन संकेत क्या होते हैं ऐसे हालात के, अब आपको यह बताते हैं। दरअसल तख्तापलट जैसे हालात के बीच में यह देखा जाता है कि राष्ट्र का नेता कहां है। लोकतंत्र के नाम पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो जाना तख्तापलट का मुख्य संकेत माना जाता है। अब ऐसे हालात में सैन्य गतिविधियां अचानक से बढ़ जाती हैं। सेना की जो टुकड़ी है उनकी गतिविधियां, उनका इधर से उधर मूवमेंट बढ़ जाता है। राष्ट्र में इससे दूतावास जो हैं वो अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने की सलाह देने में लग जाते हैं। यहां तक कि जो संचार के साधन हैं उन पर पाबंदी जैसे आसार हो जाते हैं। खासकर अगर सरकारी मीडिया की हम बात करें तो उस पर कब्जा कर लिया जाता है। देश या फिर राजधानी पर नियंत्रण के लिए सीमाओं, पुलों, उन सभी जगहों पर जहां से वहां के नागरिक बाहर निकल सकते हैं, उन तमाम जगहों को सील कर दिया जाता है। यहां तक कि देश के समुद्री किनारों को भी कब्जा कर लेना कुछ ऐसे ही संकेत देता है। ऐसी परिस्थिति के बीच तमाम देशों में तख्तापलट के संकेत देखने को मिले हैं। जहां तक बात म्यांमार की है तो यहां पर देखना होगा कि आगामी दिनों में आखिर देश के भीतर क्या कुछ हाल दिखाई पड़ता है, क्या हालात बनते हैं। फिलहाल दुनिया की रोचक जानकारी में आज मेरे साथ बस इतना ही। इजाजत दीजिए और आप हमें सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्लीज फॉलो करते रहिए। नमस्कार।